फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए न्यू बैच क्लास 10 का लेके आए हैं, जिसमें आज आपका चैप्टर 1 है, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पर आज हम बेसिक पार्ट 1 है, यहाँ पर हम बेसिक चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बेसिक बातें जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, इन सारी बातों पर आज हम फोकस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 1 है और पार्ट 1 में यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन, मतलब कि अगर हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं परिचय। परिचय जरूरी है। किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले उसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, इन सारी बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप कहीं पर, देखिए एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप कहीं पर जाना है आपको, तो जब तक उस मार्ग का पूरा आप मार्ग नहीं पता होगा, तब तक आप उस वहां पर अच्छे से नहीं पहुंच सकते हैं। आपको कई जगह पूछना पड़ेगा, दूसरों से जानकारी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। और इसके पहले भी, अभी इसके पहले जो बैच निकला है, वहां पर हमने इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ में आप जाएंगे शिवा साइंस क्लासेज पर, तो वहां पर पीडीएफ वाइज आपको चैप्टर मिल जाएंगे। ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। अब हम फिर से न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, तो फिर से हम पार्ट 1 बना रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक चीजें और डिटेल में पढ़ना है तो आप पीडीएफ पे चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। वहां पर हमने पीडीएफ में डाल रखा है, शिवा साइंस क्लासेज के नाम से चैनल है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है रासायनिक समीकरण, मतलब कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। भी हम इसको डिटेल में बताएंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण हो गया। दूसरा क्या है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे वो बातें सीखेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पेपर में तो ये भी आया था, संतुलित करना 6 नंबर में क्वेश्चन आया था कि समीकरण को संतुलित कीजिए, रिएक्शन लिखी हुई थी और उसे आपको संतुलित करना था। तो ये जितने टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं, बेसिकली इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है और इसी पर अच्छे से फोकस करना है। तो समीकरण क्या है, समीकरण को कैसे लिखते हैं, संतुलित कैसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, संक्षारण और विकृत गंधिता, ये इतने टॉपिक हैं जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम इस चैप्टर का बेसिक समझेंगे कि चैप्टर को पहले समझ ले कि चैप्टर क्या है, क्योंकि कोई चीज पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है। जब आप मतलब समझ जाओगे तो आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहले क्या सीखेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को समझने से पहले जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए तो रासायनिक समीकरण समझ में आ जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाए तो उसे बोलते हैं, यदि किसी पदार्थ की पहचान और प्रकृति बदल जाए तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन जो है, ये जो परिवर्तन है ये 2 प्रकार का होता है। परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल और एक केमिकल, मतलब भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है। हमने क्या बताया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रासायनिक
अभिक्रिया। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, जब किसी पदार्थ की वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, मतलब वो पहचान में ना आए। जैसे कोई लकड़ी है, उसको हम जला दें तो क्या वो फिर से लकड़ी बन सकती है, मतलब कोयला बन जाएगा। तो उसकी प्रकृति बदल गई, पहचान बदल गई, अब उसे कोई लकड़ी नहीं कहेगा, अब उसे कोयला कहेगा। तो नाम भी बदल गया, पहचान भी मतलब बदल गई और प्रकृति भी बदल गई। और अगर हम किसी पानी को फ्रिज में रख दें और वो बर्फ बन जाए तो वो क्या है, वो दोस्तों आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन। मतलब कि वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ की, या कह सकते हो वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ की प्रकृति और पहचान नहीं बदलती है, ठीक, वह भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। मतलब यह कह सकते हो वो ऐसा परिवर्तन जिसे हम पुनः उस अवस्था में प्राप्त कर सकें, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक, पानी तो बर्फ का पिघलना हो गया, अब बर्फ पिघला तो क्या हो गया, पानी बन गया। पानी को फिर हम टेम्परेचर देंगे तो वो फिर से बर्फ बन जाएगा। तो मतलब पुनः उस अवस्था में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलेंगे दोस्तों भौतिक परिवर्तन। और जिसे हम उस अवस्था में प्राप्त ना कर सकें वह होता है रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या बताया, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और यह प्रक्रम ही क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया की बात हो गई। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया है, तो अब रासायनिक समीकरण की परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना या फिर लिखना क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया को क्या बताओगे, तो चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। चैप्टर क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया मतलब कि रासायनिक समीकरण क्या है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया हमने बताया कि ऐसा परिवर्तन, किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में यह जो प्रक्रम होता है यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने बताया परिवर्तन क्या है। परिवर्तन दो प्रकार का भौतिक, देखो एक पेपर में पूछता है कि मोमबत्ती का जलना, क्या पूछता है दोस्तों, मोमबत्ती का जलना। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा परिवर्तन है। तो देखो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा मोमबत्ती का जलना, इसे मान लीजिए ये इस तरह से ये जल रही। अब यहां पर धीरे धीरे क्या होगा, जब ये जलेगी तो मोमबत्ती का जलना जो है, जलना क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। और जब मोम पिघलेगी, मतलब कि पिघलना, जो पिघलना है, पिघलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। तो अगर ऑप्शन में आपका है कि मोमबत्ती का जलना, क्योंकि देखो ये हम रोक नहीं सकते हैं, जब मोमबत्ती जलेगी तो जलने के साथ मोम पिघलेगी भी। मतलब कि जब मोम जलेगी, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये अगर जल रहा है तो जलने के साथ मोम पिघलेगी भी, और जब पिघलेगी तो दोनों परिवर्तन साथ में होंगे।
बात समझ में? क्योंकि देखो ये द्रव है, द्रव मतलब ठोस है मोम, और जब पिघलेगी तो द्रव अवस्था में पिघलेगी, और पुनः लास्ट में आपने देखा होगा मोम नीचे थोड़ा बहुत बच जाता है और वो पुनः फिर किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, और जब मोम जलेगी तो साथ में पिघलेगी भी, इसलिए मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। तो आप ध्यान देना कि पूछा क्या है, अगर मोमबत्ती का जलना पूछा है तो रासायनिक, पिघलना पूछा है तो भौतिक। अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप दोनों लगाइएगा, दोनों सही होंगे, मोमबत्ती का जलना, पिघलना, क्योंकि जब जलेगी तो पिघलेगी जरूर, ये 100% फिक्स है, इसलिए भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हमको बताया हमने कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एकदम मन लगा के अच्छे से ध्यान से पढ़िए। एक बार में बात समझ में नहीं आती है, दोबारा वीडियो देखिए, रिपीट करके देखिए, ठीक, आपको बात समझ में आएगी। तो जब आप बुक से पढ़ोगे, बुक्स आप पास में रखिए, बुक से भी पढ़िए, जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। अगर कोई आप फॉर्म डालते हो, उसमें अगर आपसे कोई बोले, अब मन में अगर आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग आ गई, यार इतने लोग डालते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो अगर ये आपके मन में आ गया तो नहीं होगा, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर पता हो कि वहाँ जाने से हमें खतरा है या हम वो काम नहीं कर पाएंगे, तो लोग पहले से, तो ये ऐसा है कि मन छोटा नहीं करना चाहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ करने का हौसला चाहिए। बूंद से गहरा सागर बनता है, ऊंचा पर्वत कण कण मिलकर बनता है, तिनके का अस्तित्व नहीं है किंतु मगर तिनका तिनका जोड़ के छप्पर बनता है। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, एक एक पॉइंट को समझना है, इसीलिए आज बेसिक क्लास है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। यहाँ पर सिर्फ हमें इस चैप्टर का मतलब समझाना था कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कल हम डिटेल में इसमें जो आप लिखा है रासायनिक समीकरण हमने बता दिया, रासायनिक अभिक्रिया बता दिया, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं ये भी हमने बता दिया, रासायनिक परिवर्तन भी बता दिया। तो अभिक्रिया समझ गए, समीकरण मतलब कि चैप्टर का मतलब आप इस वीडियो में समझ गए हैं कि चैप्टर क्या कह रहा है, ठीक। उसके बाद परिवर्तन आपकी बात समझ में आ गई, रासायनिक होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते हैं, लेकिन पुनः उस अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हो, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। और जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो और वो पुनः उस अवस्था में ना आ पाए, तो उसे बोलते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। तो ये बात थी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की, और रासायनिक परिवर्तन से ही परिभाषा निकल के किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की। और रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना या लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। कल हम डिटेल से समझेंगे अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, फिर कैसे संतुलित करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन सारी बातों को डिटेल में कल के वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से PDF पढ़ा हुआ है चैप्टर का पूरा, आप आगे भी वीडियो देख सकते हैं। जब आगे वीडियो देख के आएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 बनेगी तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।